सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आप सभी लोग यहाँ पर लाइव आ जाइए और साथ में वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो अपन यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। क्लास जो 12th है आपका, उसमें एक टॉपिक है आपका, पहली जो बुक है उसमें अध्याय नंबर आपका 5 है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और इस पूरे टॉपिक को आज अपन यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए। मैं डीसी नागर सतीश क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो जुड़िए और साथ में वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो अहम पड़ाव आपके पास यहाँ पर आता है कि भैया ये सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का क्या मतलब है, सुरक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, सुरक्षा के नजरिए क्या होने चाहिए, इसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो सुरक्षा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो, हर जगह अपन कहीं ना कहीं सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। चाहे अपन गाड़ी चला रहे हो तो अपन को दुर्घटना होने का डर लगा रहता है। ठीक है। चाहे अपन कोई भी, हर जगह अपन को सुरक्षा की चिंता रहती है यहाँ पर, कि अपनी सुरक्षा, मतलब खतरा हर जगह बना हुआ रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ खतरे की संभावना ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। खतरा किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले उदाहरण के रूप में देखा था कि झालावाड़ के एक स्कूल में बरसात के समय पर स्कूल की छत यहाँ पर गिर जाती है और 5 या 6 बच्चे जो है वो उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। तो बताइए, क्या किसी को आइडिया था कि भैया छत गिर जाएगी? तो खतरा हर जगह बना हुआ रहता है। तो उस खतरे से सुरक्षा कैसे पाए, वो सुरक्षा की ही बात अपन यहाँ पर। अब खतरे जो है वो आंतरिक भी हो सकते हैं और खतरे बाहरी भी हो सकते हैं। खतरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं आपके यहाँ पर। तो देखो, सुरक्षा का मतलब यहाँ पर अर्थ क्या होता है, पहले इस बात को समझिएगा। तो सुरक्षा का अर्थ होता है बेटा आपका यहाँ पर, कि सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो क्या है? खतरे से आजादी। देखो, शाब्दिक अर्थ तो ये लिया जाएगा कि अपन को खतरे से क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। यही क्या है? आपकी सुरक्षा है। ठीक है। अब पर हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहना संभव नहीं है। मैंने वही कहा है कि खतरे जितने भी हैं, अब हर प्रकार के खतरे से आप सुरक्षित रह जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी काट रहे हो, आप सब्जी काट रहे हो, तो सब्जी काटते हुए आपकी अंगुली कटने का डर बना रहता है। वो भी तो एक खतरा ही है ना। भैया किसी भी समय आपकी उंगली कट सकती है। मैं तो पहले एक बार भैंस के लिए चारा काटने गया था, मैंने उंगली काट ली थी पहली बार। मुझे क्या पता मेरी उंगली कट जाएगी, आज भी कटी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है? खतरा हर जगह बना हुआ रहता है। ठीक है। तो ये कह रहा है क्योंकि हर इंसान हर समय किसी न किसी खतरे के दायरे में जरूर होता है। हर जो इंसान है वो हर समय किस किसी न किसी खतरे के वो दायरे में यहाँ पर जरूर रहेगा। मतलब कोई ना कोई खतरा तो उसके ऊपर यहाँ पर रहता ही रहता है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि खतरा कब आ जाए। इसकी कोई संभावना यहाँ पे नहीं है, पर कभी भी मतलब कोई संभावना बनी ही रहती है हमेशा। ठीक है। आगे है यहाँ पर, अब इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा। देखिएगा आप यहाँ पर, देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उदाहरण देखिए। आप यहाँ उदाहरण से आपको और चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला है कि गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का खतरा आपके ऊपर बना रहता है। आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई दुर्घटना होने की संभावना 100% बनी रहती है। मतलब चारों तरफ से आप खतरे से घिरे हुए रहोगे। ठीक है। आप सब्जी काट रहे हो तो भैया सब्जी काटते समय हाथ कटने का खतरा बना रहता है। खतरा तो वहां पे भी बना हुआ है। ठीक है। खेलते समय गिरने का डर और चोट लगने का डर, खतरा यहाँ पर हमेशा बना हुआ रहता है। तो खतरा, खतरे से अपन चारों ओर से घिरे हुए हैं। कोई कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं खतरा मौजूद रहेगा, किसी न किसी प्रकार का खतरा तो बना ही रहता है। ठीक है। तो ये खतरे की बात है। अगर इन सब खतरों से बचाव की कोशिश की जाए तो कोई भी इंसान सामान्य तरीके से जिंदगी नहीं जी सकता। अगर मान लो वो चाहे कि मैं सब्जी नहीं काटूं, मेरी उंगली कट जाएगी, इसका खतरा बना हुआ रहता है, और अगर वो खतरे से नहीं खेलेगा तो भैया इंसान जिंदगी तो नहीं काट सकता, जिंदगी तो नहीं जी सकता। उनको इन खतरों का सामना करना ही पड़ेगा। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बिना खतरों के जिंदगी जी सकता है? पॉसिबल ही नहीं। बताइए, चलो आप एक बात, ये सब्जी आप नहीं काटोगे, आपको ये खतरा बना हुआ रहेगा कि भैया मेरी उंगली कट सकती है, तो क्या कल से आप सब्जी नहीं काटोगे? आपको सब्जी काटनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, इन खतरों से अपन को खेलना पड़ेगा। ये तो खतरे बने हुए रहेंगे, लेकिन इन खतरों से खेलना पड़ेगा। रिस्क इज ए लाइफ। तो
रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, है ना। तो अगर इन सभी खतरों से बचाव की अपन कोशिश करें कि भैया मैं इन सबसे बच जाऊं, तो कल से अपन सोच रहे कि भैया मैं गाड़ी नहीं चलाऊं, दुर्घटना हो जाएगी, तो भैया कैसे जिंदगी चलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब सुरक्षा की परिभाषा की बात करते हैं कि भैया सुरक्षा की परिभाषा क्या है, उसको अपन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सुरक्षा की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा के संदर्भ में देखिए, सुरक्षा की परिभाषा, इसी वजह से सिर्फ उन्हीं खतरों को एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है जिनसे उस व्यक्ति के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचे। केवल उन्हीं को यहाँ पर क्या माना जाता है? खतरा माना जाता है, जिससे उस व्यक्ति के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचे। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को क्या हो? खतरा हो। एक तो जीवन और उसकी स्वतंत्रता को अगर खतरा है, तो उसी को यहाँ पर क्या माना जाएगा? खतरा माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ये सुरक्षा की परिभाषा है। आगे बात समझे, उसी को हम सुरक्षा खतरा मान सकते हैं, अन्य को नहीं। जिससे व्यक्ति के जीवन को खतरा हो और जिससे उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो, उसी को अपन खतरा मानेंगे और उसी से अपन सुरक्षा की बात करेंगे। ठीक है, उसी को आपको खतरा मानना है। अब सुरक्षा के संबंध में कितनी प्रकार की धारणा यहाँ पर मौजूद है, वो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुरक्षा के संबंध में कितने प्रकार की धारणाएं अवेलेबल है। तो देखिए, सुरक्षा की धारणाएं वो अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिएगा, अगर सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो सुरक्षा की मुख्य रूप से दो धारणाएं प्रचलित है। कितने प्रकार की धारणाएं? धारणाएं यहाँ पर प्रचलित है सुरक्षा के संबंध में। इनमें से दो इनको मुख्य रूप में बांटा गया है। एक तो है पारंपरिक धारणा और एक है आपकी अपारंपरिक धारणा। और जो ये पारंपरिक धारणा है, इसको भी यहाँ पर कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है? दो कैटेगरी में बांट दिया। जो पारंपरिक धारणा है उसमें पहली है बाहरी, ये नंबर एक, बाहरी सुरक्षा। और नंबर दूसरी कौन सी है? आंतरिक सुरक्षा। तो पारंपरिक धारणा को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। दूसरे नंबर पर आती है आपकी अपारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा के संबंध में दो धारणाएं वर्तमान में प्रचलित है। अब अपन इनमें सबसे पहले देखते हैं कि भैया पारंपरिक सुरक्षा का क्या मायना है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसकी बात अपन करते हैं। तो देखिएगा, अपन बात करें पारंपरिक धारणा की, तो देखो पारंपरिक धारणा का, पारंपरिक सुरक्षा का क्या मतलब है? पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है सुरक्षा, जो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश के लिए खतरनाक होते हैं। यानी वह खतरे जिनसे कोई 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 देश या उनमें रहने वाले लोगों को क्या हो? नुकसान पहुंचे। मतलब इसके अंदर पारंपरिक जो धारणा है, खतरा उसको माना जाएगा। यहाँ पर जो पारंपरिक धारणा ये है सुरक्षा की, कि उन खतरों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत जो केवल एक देश के लिए खतरनाक होते हैं। जैसे भारत के लिए कोई खतरनाक है ना, भारत के लिए कोई चीज क्या है? खतरनाक है। तो जरूरी नहीं कि वो चीज जो भारत के लिए खतरनाक है वो और देश के लिए भी खतरनाक हो, या और देश से कोई मतलब नहीं है। केवल एक ऐसा खतरा जो एक देश के लिए या एक देश में रहने वाले लोगों के लिए क्या है? खतरनाक है, उसी को क्या माना जाएगा? यहाँ पर खतरा मानते हैं। तो वो कौन सी धारणा है? इसकी पारंपरिक धारणा है। तो एक बार फिर परिभाषा पढ़िए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को अपन शामिल करेंगे जो एक देश के लिए क्या है? खतरनाक होते हैं, जो केवल उसी देश के लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, बाकी देश के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। उसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि वह खतरे जिनसे कोई देश या उसमें रहने वाले लोगों को क्या है? नुकसान पहुंचे, उसी को इसमें इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इस पारंपरिक धारणा के अंतर्गत। अब आप आगे देखो, इस पारंपरिक सुरक्षा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांट दिया। जैसे एक तो हो जाएगा बाहरी और एक हो जाएगा आंतरिक। तो जैसे अपन बात करें आतंकवाद, आतंकवाद एक समस्या है। अब आतंकवाद भारत के लिए एक बाहरी समस्या है, भारत के लिए। लेकिन क्या आतंकवाद बिना अपने देश के लोगों के बगैर हो सकता है क्या? इसका मतलब आप अपने देश के लोग भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, उस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है भैया? खतरा तो अंदर भी बना हुआ है। आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो बाहरी रूप से भी है और आंतरिक रूप से भी है। ये आपने देखा होगा। कहने का मतलब है खतरा बाहरी रूप से भी बना हुआ है और आंतरिक रूप से भी बना हुआ है। बिना भारत के लोगों के सपोर्ट के क्या कोई भी व्यक्ति आके भारत में बम विस्फोट करवा सकता है क्या? पॉसिबल है? बताइए आप। अरे अपन जैसे लोग, जो देशद्रोही लोग हैं, वो यहाँ पर इन पाकिस्तानियों को मदद करते हैं, तब जाके वो आतंकवाद भारत में फैलाते हैं।
बिना अपने लोगों के सपोर्ट के, भैया वो उनकी औकात नहीं है कि वो आतंकवाद फैला दे, वो यहाँ भारत में वो हमें सपोर्ट कर दे। पॉसिबल ही नहीं है। इंसान की जो इंसानियत है वो कुछ चंद पैसों में बिक जाती है, कुछ चंद पैसों में बिक जाती है। तो बाहरी सुरक्षा की बात करें तो बाहरी सुरक्षा का मतलब होता है ऐसे सभी खतरे जो एक देश को उसकी सीमा के बाहर से होते हैं। ऐसे खतरे जो एक देश को उसकी सीमा के बाहर से होते हैं, उन्हें अपन बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो आसपास के देशों से होता है। जैसे युद्ध करके उस देश की सुरक्षा को क्या कर सकते हैं, जो युद्ध करके उस देश की सुरक्षा को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। 1962 में चाइना ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था। भारत को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला, और ये भी पता नहीं था भैया चाइना भारत पर आक्रमण कर देगा। तो ये सब बाहरी सुरक्षा के दायरे में अपन लेके चलेंगे। दूसरा देखिए, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश को उसकी सीमा के अंदर होते हैं। एक देश को उसकी सीमा के अंदर होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले जो लोगों से, उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से, उसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे, गृह युद्ध, तो इसी तरह के अन्य जो खतरे हैं वो इस आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ये सभी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? ये आंतरिक सुरक्षा की धारणा है। आगे देखो, अगला कंसेप्ट क्या है? अगला है आपका यहाँ पर, अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है ना, उसकी बात कर रहे थे। तो सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, इस अपारंपरिक धारणा का मतलब क्या होता है? तो देखो, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो केवल एक देश के नहीं हो सकते। मतलब कोई जो खतरा है वो केवल भारत का खतरा नहीं है, वो पूरे विश्व का खतरा है। अब आप देख लो, उदाहरण के तौर पे जैसे कोरोना आया था, तो क्या कोरोना जो खतरा था या कोरोना जो समस्या थी, वो अकेले भारत की समस्या थी या अकेले वो चाइना की समस्या थी? भैया ये पूरे वर्ल्ड की समस्या थी। ये पूरे वर्ल्ड की समस्या थी। और कोई भी जो ये जो खतरा है जो कि अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है, उसको कोई एक देश अकेला खत्म नहीं कर सकता। उसके लिए सभी देशों को साथ में आना पड़ेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या ग्लोबल वार्मिंग केवल भारत की समस्या है? बताइए, क्या ग्लोबल वार्मिंग एक भारत की ही समस्या है? केवल भारत की समस्या तो नहीं है। अकेले भारत तो उसको सही कर नहीं सकता। क्या पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की समस्या है? नहीं, भारत की समस्या तो नहीं है भैया, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। तो कहने का मतलब, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं जो केवल एक देश की नहीं होती बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, उन सभी को क्या कहा जाता है ना। और इसके लिए इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। और दूसरे शब्द में अगर कहें तो ऐसे खतरे जो पूरे मानव जाति के लिए क्या हो, पूरी मानव जाति के लिए क्या हो, खतरनाक हो, ऐसे खतरे अपन अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत रखते हैं। आ गई बात समझ में? अब जैसे कि कुछ अपारंपरिक खतरों की बात अपन करते हैं, देखिए कुछ खतरों की बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये अपारंपरिक सुरक्षा की अपारंपरिक जो धारणा है, इसका एक खतरे का एक उदाहरण है जो ये अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या केवल भारत की समस्या है? ये तो पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है। तो देखो, विश्व भर में बढ़ रहे कार्बन का जो विश्व भर में कार्बन के जो उत्सर्जन है, इस कार्बन के उत्सर्जन के कारण विश्व का जो तापमान है वो लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसे ही अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। यानी कि कार्बन के उत्सर्जन के कारण विश्व का जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसे ही अपन ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है। आगे देखो, प्रदूषण। अब प्रदूषण, वर्तमान में प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अगर वर्तमान में बात करें तो जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण वर्तमान की जो जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। और ये बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, देशों के अंधाधुंध विकास का नतीजा है। जो देश अंधाधुंध विकास यहाँ पर कर रहे हैं, उसी का नतीजा अपन को क्या देखने को मिल रहा है, ये प्रदूषण देखने को मिल रहा है। और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। और ये सबसे
अगर बात करें प्रदूषण की तो इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं कौन? विकसित देश, क्योंकि वो विकसित है। और विकसित है तो भैया वो मनमर्जी का कर रहे हैं यहाँ पर। तो विकसित देशों की के कारण ही ये प्रदूषण सबसे ज्यादा फैल रहा है। अभी आप देख लो दिल्ली में भैया सांस लेना भी मुश्किल है, इतना प्रदूषण फैला हुआ है। आगे देखो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे विश्व भर में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। अब बताओ भूकंप। अब देखो भूकंप किसी एक देश की समस्या नहीं है भैया, भूकंप किसी भी देश में आ सकता है। भारत में भी आ सकता है, जापान में तो बेचारा वो तो भूकंपों का देश है। जापान को तो भूकंपों का देश अपन कहते हैं। ठीक है। सुनामी आदि देशों के लिए क्या है, मुख्य समस्याओं में से एक है। ये भी बाहरी है। ये देखो, कहने का मतलब किसी एक देश की समस्याएं भूकंप नहीं हो सकती, ये सभी देशों की समस्याएं रहेगी भूकंप के रूप में। ठीक है। निर्धनता, और वर्तमान में निर्धनता एक बड़ी चुनौती है। ये समस्या तो क्या पर एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि निर्धनता के कारण एक व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन जीना भी क्या हो जाता है, गरीबी के कारण एक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकता। क्या जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। तो निर्धनता भी एक सुरक्षा के रूप में अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये भी एक देखो, वर्तमान में निर्धनता एक बड़ी चुनौती क्यों है? भारत की बात करें या और भी ऐसे देश है, केन्या ले लो, क्यूबा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। और जब व्यक्ति गरीब है तो बताइए क्या वो अपना एक सामान्य जीवन जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। उसको दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से यहाँ पर मिलती होगी। तो ये भी एक समस्या है। महामारी, जैसे भी भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला था 2020 के समथिंग। तो बताइए क्या कोरोना केवल भारत की समस्या थी? ये पूरे विश्व की समस्या थी, और सभी विश्व इससे प्रभावित हुआ था। तो कहने का मतलब है कि विश्व भर में बढ़ती हुई महामारियां विश्व के लिए क्या है, सबसे बड़े खतरों में से क्या है, एक है। अब देखो अगला खतरा क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद जो देखो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि ये सभी के लिए तो नहीं है ये, है ना, क्योंकि ये किसी एक देश की नहीं है, पूरे विश्व के लिए क्या है ये खतरा। भैया ऐसा तो नहीं है कि आतंकवाद केवल भारत के लिए खतरा है, ये अमेरिका के लिए भी हो सकता है, ये रसिया के लिए भी हो सकता है, ये यूक्रेन के लिए भी हो सकता है, ये तो पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। भैया आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है भैया। अगर उनका मकसद आतंकवाद फैलाना है तो उनका कोई धर्म नहीं है। और ये सभी देशों के लिए समस्या है, ये किसी एक देश की समस्या नहीं हो सकती आतंकवाद की। ठीक है। आगे देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विश्व के संसाधन होते, वो संसाधन तो ओके वही है, पृथ्वी वही है। ऐसा तो नहीं है भैया पृथ्वी फैलती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पृथ्वी फैलती जा रही है, चपटी होती जा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये सब जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, ये भी यहाँ पर कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है। और जो विश्व बैंक है वो यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रण करना चाहता है कि भैया जनसंख्या का नियंत्रण कीजिए, वरना इतने सारे लोगों को पालेंगे कैसे? पृथ्वी तो वही है, जगह वही है, लेकिन लोगों की संख्या हो रही है लगातार क्या हो रही है, बढ़ती रही है। आप भारत को ही देख लो, नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं अपन, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 देश है अपन। बताइए आप, इतनी तरक्की कर ली अपन जनसंख्या के मामले में। ठीक है। अब खतरों से बचाव की बात करते हैं। खतरों से बचाव की बात करते हैं। खतरों से बचाव कैसे करें? देखो, खतरों से बचाव कैसे हो सकता है उसकी बात, बाहरी खतरों से कैसे बचा जाए, उसके क्या तरीके हैं? पहला, सैन्य शक्ति को मजबूत बनाकर, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर कर, उनको ट्रेनिंग देकर सैन्य शक्ति को अगर अपन बढ़ा सकते हैं तो अपन बाहरी खतरों से क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो पहला कारण तो क्या है कि सैन्य शक्ति को मजबूत बनाकर, यानी कि एक देश के लिए उसकी सेना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेना ही उसका अहम पड़ाव है। सेना नहीं है तो देश की सुरक्षा आप कैसे करोगे? ठीक है। क्योंकि वह उसे उन सभी खतरों से बचाती है जो उसके आसपास के देशों से हो सकते हैं। और ऐसे में अपनी सेना को मजबूत रखना बाहरी खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको बाहरी खतरों से बचना है तो आपको अपनी सेना को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अच्छी देनी पड़ेगी, उनको तैयार करना पड़ेगा आने वाले सारे बाहरी खतरों के लिए। अगला है
शक्ति संतुलन स्थापित करके। अगला, कैसे बचा सकता हो बाहरी खतरों से, कि आप शक्ति संतुलन यहाँ पर स्थापित कर सकते हो। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपने आसपास के देशों पर नजर रखना, अपने आसपास के जो देश है उन पर नजर रखकर, कि भैया कोई देश भारत विरोधी गतिविधियां तो नहीं कर रहा है। जैसे सबसे ज्यादा अपन को डर किसका बना रहता है, पाकिस्तान का, और एक बना रहता है अपन को बांग्लादेश का, कि क्या इन दोनों देशों में भारत के प्रति कोई आतंकवाद का प्लान तो नहीं तैयार किया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्ट है। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि अपने आसपास के देशों पर नजर रखना और अपनी शक्ति हमेशा उनकी शक्ति के बराबर रखना। यानी अगर वो सैन्य रूप से आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं तो खुद भी प्रयास करना और अपनी सैन्य शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। और दोनों देश हमेशा बराबर शक्तिशाली रहे, जिससे कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। आसपास अगर पाकिस्तान है तो अपन को उससे ज्यादा आगे रहना मतलब बराबर तो कम से कम रहना ही है। आगे बढ़ जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, आगे बढ़ जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बराबर तो रहना ही पड़ेगा। अगर उसके पास इतनी सेना तो अपन को उससे ज्यादा सेना रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो। गठबंधन की नीति अपनाकर, गठबंधन बनाना युद्ध रोकने का एक क्या है, गठबंधन बनाकर युद्ध रोकना का एक सबसे अच्छा तरीका है। और वो क्या है, इसके अंदर वह उन सभी देशों से जिन्हें लगता है कि वह एक दूसरे के लिए खतरे बन सकते हैं, वो आपस में, जैसे लगता है अपन को, लगता है कि यार भारत पाकिस्तान अगर लगता है, मान लो कि यार अपन पाकिस्तान को कभी साथ में ले नहीं सकते क्योंकि कुत्ता कभी साथ में रह नहीं सकता, आगे बात समझ में। लेकिन फिर भी मान लो कोई ऐसा देश है, जैसे श्रीलंका और भारत की बात करें, तो अगर कभी इनके बीच में आपसी मतभेद हो जाए और ऐसा लगे भैया ये आक्रमण कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया है कि भैया दोनों आपस में क्या कर लो, गठबंधन कर लो। और ये देखो कि भैया जियो और जीने दो, जियो और जीनो दो की नीति पर काम करे। यानी आपस में गठबंधन गठबंधन बना सकते हैं, एक एलिगेशन बना सकते हैं, और एक विश्वास कायम करने की क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे पर हमला करेंगे और सहयोग स्थापित करेंगे। तो देखो क्या करें कि हम एक दूसरे पर हमला भी नहीं करेंगे और आपस में क्या स्थापित करेंगे, सहयोग करेंगे। आपस में सहयोग के साथ हम काम करेंगे, आपस में हम सहयोग करेंगे। ठीक है, आपस में हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ये इस नीति पर काम कर सकते हैं। अगला तरीका क्या हो सकता है भैया बचाव का, तो देखो अगला अगला तरीका है आपका यहाँ पर निशस्त्रीकरण। अगला क्या है, निशस्त्रीकरण। यानी कि अब निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, निशस्त्री का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। जो बनाए हुए शस्त्र हैं उनको क्या करना, कम करना। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को क्या किया जाए, खत्म करने का फैसला लिया जाता है, जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों देशों के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। वो दोनों देश अपने अपने खतरनाक हथियारों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अपन निशस्त्रीकरण। क्या कहेंगे इसको, निशस्त्रीकरण कहेंगे। अगला क्या है, अस्त्र नियंत्रण द्वारा, कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा भी अपन बाहरी सुरक्षा से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है ऐसे खतरनाक हथियारों को बनाना, कम करना, या उन पर रोक लगाना जो बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है जिनके द्वारा। और उदाहरण के लिए परमाणु हथियार, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, परमाणु हथियार। ये विश्व के लिए सबसे भयानक खतरा है परमाणु हथियार। तो क्यों ना अपन इन अस्त्रों पर नियंत्रण करें, उनको बनाए ही नहीं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि भारत ने परमाणु बम बनाया, तो भैया पाकिस्तान ने भी क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया। विश्व जो विकसित देश हैं, अमेरिका, चाइना, रूस, इनके पास पहले से ही परमाणु बम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भैया परमाणु बम अगर इनके पास है तो भैया इनको कम करना है। यही तो नीति अपनाई थी, परमाणु अप्रसार संधि का नाम आपने सुना होगा। उन 5 देशों ने परमाणु बम बना लिया और देशों से क्या कह रहे हैं कि भैया अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो परमाणु बम बना के बैठे हो, हम तो पागल है? हमारे सिर पर तो यहाँ पागल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आंतरिक खतरों से कैसे बचाव किया जाए उसकी बात करेंगे। तो देखिए, आंतरिक खतरों से कैसे बचा जाए, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आंतरिक खतरे तो अपने देश के अंदर ही रहेंगे। तो देखो, आंतरिक खतरों से बचाव के, आंतरिक सुरक्षा के लिए वह सभी खतरे आते हैं जो देश की सीमा के अंदर देश को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। अब देश की सीमा के अंदर देश को कौन कौन नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहला देखो, सांप्रदायिक हिंसा। जो धर्म के आधार पर लड़ाई होती है उसको कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। ठीक है, यानी कि धर्म या संप्रदाय के नाम पर की जाने वाली जो हिंसा है उसको अपन क्या कहेंगे, सांप्रदायिक हिंसा कहेंगे। ये भी एक कारण है।
तो इस सांप्रदायिक हिंसा को खत्म किया जाए, तो इसको आंतरिक सुरक्षा से में मजबूती मिलेगी। अलगाववाद, जब कोई क्षेत्र अपने देश से अलग होना चाहता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, अलगाववाद। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत में है लेकिन भारत से क्या होना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो इस प्रॉब्लम या इस समस्या का नाम है अलगाववाद। ठीक है, अगला नक्सलवाद। अब नक्सलवाद का मतलब क्या होता है, नक्सलवाद वह स्थिति है जिसमें लोग सरकार की किसी नीति के विरुद्ध क्या करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलवाद का मतलब ये होगा कि ये वह स्थिति है जिसमें लोग सरकार की जो नीति है उस नीति का क्या करते हैं, हथियार उठाकर सशस्त्र क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसको कहते हैं अपन नक्सलवाद। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपन को छत्तीसगढ़ में, एमपी में, इनमें नक्सलवाद सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, जातीय हिंसा। जाति के आधार पर की जाने वाली जो हिंसा है उसको अपन क्या कहेंगे, जातीय हिंसा। ये भी आंतरिक सुरक्षा से बचाव का एक तरीका है कि जातीय हिंसा को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लोग आपको जाति के नाम पर लड़ाते हैं, लोग आपको जाति के नाम पर भड़काते हैं और अपन भड़क जाते हैं। अगला क्या है, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता वह स्थिति है जिसमें कोई मजबूत सरकार शासन में नहीं आ पाती है। कोई भी जो मजबूत सरकार है वो शासन में नहीं आ सकती है, उसे कहते हैं राजनीतिक अस्थिरता। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिली थी 1990 से 2000 तक के बीच में। इतनी गठबंधन की सरकारें बनी कि कोई भी सरकार ढंग से चल नहीं पाई। ठीक है, इसी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, हर 2 साल में चेंज हो रहा है, तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। इसे अपन कहेंगे राजनीतिक अस्थिरता। और हिंसा की घटनाएं, देश में बढ़ती हिंसा की घटनाएं भी आंतरिक सुरक्षा में से क्या है, आंतरिक खतरों में से क्या है, एक है। तो इनसे भी बचाव अपन को करने की जरूरत है। तो ये सारे बचने के तरीके हैं आंतरिक खतरों से। अब इसके उपाय क्या है वो भी देखते हैं। देखो, उपाय क्या है, तो उपाय की बात करें तो निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था। उपाय का सबसे पहला काम है कि निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था से अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों, जातियों और समुदायों को बराबर का क्या दिया जाए, दर्जा, सम्मान और क्या मिले, अधिकार मिले, उसको कहते हैं निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो बता देना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों, जातियों और समुदायों को क्या मिले, समान दर्जा, बराबर का दर्जा, सम्मान क्या मिले, अधिकार मिले, उसे ही अपन क्या कहते हैं, निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, समान विकास। समान विकास का मतलब क्या होगा, समान विकास का मतलब देश में समान विकास करके आंतरिक खतरों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्योंकि असमान विकास होने के कारण ही नक्सलवाद और अलगाववाद जैसे खतरे यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का क्या करना चाहिए, असमान विकास के कारण तो लोग हथियार उठाते हैं कि भैया आप उनका विकास करो, हमारा विकास नहीं करो, इसलिए वो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, और इससे अलगाववाद जैसी समस्या पैदा होती है और नस्लवाद जैसी समस्या पैदा होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए, मान लो, और वो राजस्थान के लिए योजना बनाए नहीं, राजस्थान को बिल्कुल हर बार नेग्लेक्ट कर, राजस्थान तो जो उसका राज्य ही नहीं है, तो राजस्थान क्या सोचेगा कि भैया हम भारत से क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उनके मन में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है, अलगाववाद की। अब मान लो, चलो एक और बात देख लो, जैसे मान लो कि केवल, जैसे राजस्थान में राजपूत समुदाय समुदाय ज्यादा है, अब मान लो सरकार केवल एक जाति के लिए ही काम करे और जातियों को ध्यान में ना रखे, तो बताओ फिर कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी, नक्सलवाद की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, भेदभाव की समाप्ति। मुख्य आंतरिक समस्या खतरों में से जैसे सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नस्लवाद आदि से बचने के लिए इस भेदभाव जो है, इस भेदभाव को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। ये जो भेदभाव आप कर रहे हो, सरकार के द्वारा जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। और समान अधिकार, देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार उपलब्ध कराना आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से देश में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के मन में हीन भावना देखो आ सकती है। इसलिए सभी को क्या देना होगा, आपको समान अधिकार यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अब बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन बात करेंगे अगले क्लास में। आज मैं माफी चाहता हूँ, और
अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको यहाँ पर शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी रात को 9 बजे। जुड़िए हमारे साथ। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।